Assalamu alaikum class. Hope you all are fine and good. Students, today the topic which we will discuss today, sources of our constitution. In our previous lecture, I will give you a glimpse of our last three topics regarding the constitution. The first one was definition, meaning and ideology and the characteristics of the constitution. The second was about the classification of the constitution, and the third was about the kinds of the constitution. सो बेसिकली स्टूडेंट्स, मैं एक कॉन्स्टिट्यूशन का आप लोगों के साथ एक जनरल कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रही हूँ, ना कि मैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्पेसिफ़िक फ़ीचर या किसी एक मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। मैं ओवरऑल के सारे मुल्कों के अंदर जो एक कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करता है वो क्या होता है, उसके साथ साथ सारे मुल्कों के अंदर जो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, किसी मुल्क में क्या होते हैं, किसी मुल्क में किसी क्या होते हैं, वो फिर मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताई कि एक कंट्री के अंदर उसकी क्लासिफिकेशन किस तरह होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, और उसके साथ साथ काइंड्स उसकी क्या होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, और फिर अब मैं आपको सोर्सेस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन बताऊंगी। सो बेसिकली स्टूडेंट, सोर्सेस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन ये है दैट द रिकॉल डेटा कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डिफाइंड। अगर मैं आप लोगों के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को डिफ़ाइन करूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को हम डिफ़ाइन करते हैं रूल्स, रेगुलेशंस, कस्टम्स, कन्वेंशंस अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज़ गवर्नड। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली डिस्कस भी किया है आपके साथ, वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम किसी भी मुल्क की कस्टम्स से रेलिवेंट, रूल्स एंड रेगुलेशन से रेलिवेंट, किसी और उसकी कन्वेंशन से रेलिवेंट उसको हम कंसीडर कर सकते हैं। सो अ कॉन्स्टिट्यूशन में बी रिटन ऑन अनरिटन। जैसे कि हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया है, तो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूशन रिटन, अनरिटन, कोडिफाइड, अनकोडिफाइड, ये सब उसकी नेचर का हिस्सा है। So basically student, it is called a written constitution when all the laws are codified into a single document, but where it is made up mainly of convention and customs with a few written aspects such as the British Constitution. So basically students, जैसे कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में तब कहलाता है जब उसके लास्ट जो वो एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट की सूरत में मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ लेकिन जब ये कन्वेंशन के तौर पर और डिफरेंट कस्टम्स और डिफरेंट किस्म की वैल्यूज़ और प्रैक्टिसेस को, जो हैबिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं, उनको देखते हुए जब ये कुछ रिटन एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, उसके कुछ रिटन एस्पेक्ट्स के साथ कस्टम्स को लेते हुए, कन्वेंशंस को लेते हुए, तो वो क्या होता है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, जैसे कि बरतानिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। फर्दर लेट्स लुक एट सम ऑफ सोर्सेज ऑफ constitution. So basically students, let's come on the some sources of the constitution. बेसिकली स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट फर्दर सोर्सेज को डिस्कस करने के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स हैं, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं, बेसिकली उनके पास ऐसे कौन से सोर्सेज होते हैं जिसके साथ वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन को फार्मूलेट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, the first one is opinion of political and constitutional writers. Political and constitutional writer, opinion किनका, सियासी और जो इसके कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर उसके जो बनाने वाले होते हैं, उनका क्या होता है, ओपिनियन। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, अ सोर्स ऑफ अ कंट्रीज़ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द राइटिंग्स ऑफ ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर्स, यानी जो हमारे फ़िलासफ़र्स हैं पास्ट के, उनकी जो राइटिंग्स हैं बेसिकली स्टूडेंट्स, वो हमारी मुल्क के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सोर्स होती है। कॉन्सेप्ट्स जैसे कि सेपरेशन ऑफ पावर्स, हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है सेपरेशन ऑफ पावर का, कि जो एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, इनके पास, या नेशनल गवर्नमेंट के पास और हमारी जो असम्बली है उसके पास, और इसके साथ साथ जो हमारी सेंटर और उसके सब यूनिट्स हैं उनके पास क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर है। उनके पास अपनी जो डिफरेंट, किसी के सेंटर के पास पावर है तो वो लिमिटेड पावर्स को सेपरेट कर देता है किसके साथ, सब यूनिट्स के साथ। इसके साथ साथ फेडरल गवर्नमेंट है तो हमारे इक्वल पावर होंगी नेशनल गवर्नमेंट के पास भी और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी। देन उसके साथ साथ चेक एंड बैलेंस का सिस्टम होता है। चेक एंड बैलेंस का सिस्टम कैसे होता है
कि किसी भी मुल्क के अंदर कोई भी इंस्टीट्यूशन दूसरे सुपीरियर इंस्टीट्यूशन के आगे क्या होता है, जवाबदेह होता है। और वो जो सुपीरियर इंस्टीट्यूशन होता है वो अपने डोमिनेंट सबऑर्डिनेट इंस्टीट्यूशन के ऊपर चेक एंड बैलेंस का सिस्टम रखता है कि अदर वो अपनी पावर्स का यूज़ सही कर रहा है या नहीं कर रहा। रूल ऑफ लॉ, जैसे मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अकॉर्डिंगली हमने एक कॉन्सेप्ट था रूल ऑफ लॉ, यानी उसके अंदर लॉ को, यानी रूल ऑफ लॉ यानी लॉ को सुपीरियरिटी देती हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को सुपीरियरिटी देते हुए उनके जो गवर्निंग पावर्स होती हैं उनकी पावर्स को लिमिटेड कर दिया जाता है। और उनकी जो सॉवरन अथॉरिटीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, जो उनकी जो रूल ऑफ लॉ यानी जो लॉ एक कानून बन जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अकॉर्डिंगली वो उनको ही फॉलो करने की पाबंद होती है। फर्दर क्या होती है, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म ETC वर्ड्स पोस्ट बाय ग्रेट राइटर्स और पॉलिटिक्स। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको 4-5 कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, सेपरेशन ऑफ लॉ का, चेक एंड बैलेंस का, रूल ऑफ लॉ का, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, ये सारे क्या होती हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स के प्रपोज्ड आइडियाज़, व्यूज़ और राइटिंग्स होती हैं। क्लियर। फर्दर द राइटिंग ऑफ कार्ल मार्क्स, जैसे कि एक आपको एक बहुत फेमिलियर, एक बहुत ज़्यादा जाना माना नाम है एक पॉलिटिकल साइंस का, कार्ल मार्क्स, जैसे कि आपको पता है। फॉर एग्जांपल, वो मिसाल के तौर पे आपको एक एग्जांपल देता है, इन्फ्लुएंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्मर यूनियन और सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। वो क्या बताता है, जो सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक है उसके जो मेकर्स हैं, फॉर्मर्स जो हैं, उसका वो इन्फ्लुएंस जो है वो क्या करता है, इन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ज़ाहिर करता है। द अदर सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज़। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, हर मुल्क के अंदर, दुनिया के अंदर जितने भी ममालिक हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, बरतानिया का, स्विट्ज़रलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, उसके साथ साथ चाइना का, पाकिस्तान का, इसी तरह इन तमाम ममालिक के जो कॉन्स्टिट्यूशन हैं, उसी इंडिया का, इसी तरह वो एक दूसरे के कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करते हैं, चेक करते हैं, स्टडी करते हैं। कोई भी ऐसी नॉर्म्स, वैल्यूज़ या कोई भी प्रिंसिपल्स जो एक कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे लगते हैं तो दूसरा मुल्क उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। सो जो फ्रेमर्स ऑफ अ कंट्रीज़ कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स हैं, framers of a country's constitution may study the constitution of other countries and pick up best practices which are then incorporated into the new constitution। so जैसे कि मैंने अभी आपके साथ स्टूडेंट डिस्कस किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं वो क्या करते हैं, एक मुल्क जैसे पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, अब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एक अनरिटन फॉर्म में है उसकी, लेकिन वैल्यूज़ को हम स्टडीज़ तो कर सकते हैं US कॉन्स्टिट्यूशन को। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फार्मर्स हैं, उसके जो बनाने वाले हैं, वो दूसरे ममालिक का कॉन्स्टिट्यूशन को एक स्टडी करके उनके कुछ वैल्यूज़ को, उनके कुछ लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी बना देते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट पार्ट्स ऑफ द 1960 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ घाना वर डिराइव्ड फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द अमेरिकन, फ्रेंच एंड ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। सो बेसिकली इसके ये कहा जाता है, जो घाना एक मुल्क है, एक कंट्री है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन 1960 में बना था, उसके बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारी चीज़ें अमेरिका के, बरतानिया के और फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई थी। यानी जो अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें अच्छी थी, तो घाना के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने 1960 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ से पिक कर ली। द थर्ड सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कस्टम्स एंड कन्वेंशंस। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, कस्टम्स एंड कन्वेंशंस, जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ एक डिस्कस किया था, कोई किसी मुल्क के अंदर एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, वो प्रिवेल करता है। वो किस तरह, वो इस तरह करता है कि जो उनकी कस्टम्स और कन्वेंशंस होती हैं, बेसिकली वो उसके साथ साथ जो उनकी प्रैक्टिसेस होती हैं, डिफरेंट ड्यूटी, रूल्स एंड रेगुलेशंस को यूज़ करने की, डिफरेंट लॉ, डिफरेंट वो, फॉर एग्जांपल एक हैबिचुअल प्रैक्टिसेस को जनरेशन टू जनरेशन जब वो इस्तेमाल करते हैं तो वो उनका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन जाती हैं। इसी तरह कस्टम्स और प्रैक्टिसेस जो है लोगों की, वो क्या होती है, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होती हैं। दीज आर द पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट हैव नॉट बीन रिटन डाउन बट विच ओवर द ईयर्स हैव बीन एक्सेप्टेड एज प्रैक्टिसेस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। सेम स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपके साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रही हूँ, इसी तरह के जो एक
वन जनरेशन से सेकंड जनरेशन के अंदर जो हैबिचुअल प्रैक्टिसेस, कस्टम्स एंड नॉर्म्स और वैल्यूज़ को देखते हुए यूज़ की जाती हैं, वो क्या होता है, वो जो उनकी प्रैक्टिसेस होती हैं, उस काम को बार बार करने का जो तरीक़ाकार होता है एक मुख्तलिफ वन ईयर टू ईयर, बेसिकली वो क्या हो जाता है, वो रिटन फॉर्म में नहीं होता, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा तस्लीम किया जाता है। सच एज़ a very great and big example of British Constitution कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन फॉर्म में है, बट बहुत सारी प्रैक्टिसेस और वैल्यूज़। The fourth source of the constitution is previous constitution. Previous constitution means previous constitutions serve as the source of a country's new constitution. How? In coming out with a new constitution after a previous one has failed or after a long period of military rule, the earlier constitution is studied and aspects that are relevant are incorporated into the new one. Students, किसी भी मुल्क के अंदर फॉर एग्जांपल अगर मिलिट्री रूल आ जाता है, जो उसका जो टाइम पीरियड होता है और इसके साथ साथ जो एक कॉन्स्टिट्यूशन पहले एग्जिस्ट करता है और उसके अंदर कुछ फेलियर और ड्रॉबैक्स आते हैं, तो उसके बाद जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पिछले कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, रूल्स एंड रेगुलेशंस को मद्देनज़र रखते हुए उन चीज़ों को अपना लिया जाता है और इसके साथ साथ वो एक नए कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन जाते हैं, जो कि बनने वाले नए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट हुआ, उसके बाद दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन 1962 का बना, वो भी फिर ज़्यादा देर नहीं चल सका। इसी तरह एक कॉन्स्टिट्यूशन के ख़त्म होने के बाद जब दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पिछले कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ नॉर्म्स, वैल्यूज़ और उसकी कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए उसको नए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख दिया जाता है। इट इज़ बिलीव डैट 1960 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ घाना इन्फ्लुएंस सम ऑफ द प्रोविजन of the 1969 कॉन्स्टिट्यूशन। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ एक मुल्क की, तो उसके अंदर ये कहा जाता है कि 1960 के अंदर जो एक कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक ऑफ द घाना का जो कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हुआ था, उसके अंदर जो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन की जो कुछ वैल्यूज़, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को 1969 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया था और उसको बनाया गया था। द नेक्स्ट सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डिसीजन ऑफ आ कॉन्स्टिट्यूएंट assembly. Students, another source of a constitution is the decision of a constituent assembly. So basically student, जो constituent assembly के member होते हैं, यानी एक assembly जो formulate की जाती है किसके लिए, constitution को formalized करने के लिए, so basically student उसके decision भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। उसके decision किस लिए ज़रूरी होते हैं, उनके decision एक constitutional assembly के members के decision constitution को formulate करने के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। सो बेसिकली स्टूडेंट, another source of a constitution is the decision of a constituent assembly that has been put together to draft a constitution for a country. So basically student, एक असम्बली के जो मेंबर्स का जो एक डिसीजन होता है, वो इसीलिए अहम किया जाता है कि वो उसके कॉन्स्टिट्यूशन मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं। सो बेसिकली proposals are forwarded to the constituent assembly from various quarters of the country, and these proposals are thoroughly discussed and decisions arrived at as to what to include and what not to include in the proposed constitution. So basically student, constituent assembly को मुल्क के different members की तरफ से proposals, suggestions और opinions forward किए जाते हैं। उसके बाद जो constituent assembly के members होते हैं, वो क्या करते हैं, उन ओपिनियंस एंड प्रपोजल को डिस्कस करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें इसमें शामिल करनी चाहिए और कौन सी शामिल नहीं करनी चाहिए। द नेक्स्ट सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज जुडिशल प्रेसिडेंट. जुडिशल प्रेसिडेंट्स बेसिकली स्टूडेंट, दीज आर रूलिंग ऑफ द कोर्ट्स दैट हैव फाउंड देयर वेज इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन. सो बेसिकली मुख्तलिफ कोर्ट्स के लॉज एंड डिसीजन जो एक मुख्तलिफ कोर्ट्स के किए हुए फ़ैसले
जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनते हैं उसका बनाने के लिए, वो भी बहुत अपना अहम किरदार अदा करते हैं। इन कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस स्पेशली व्हेन एवर अ जुडिशरी रूल्स ऑन अ मैटर बिफोर इट then becomes the new law। सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के ऊपर स्पेशली जब अपना कोई भी अदालत अपना फ़ैसला देती है वो क्या बन जाता है, नया लॉ बन जाता है। दैट डिसीजन इज़ यूज्ड एज द बेसिस ऑफ अनदर डिसीजन इन द फ्यूचर स्पेशली वेयर द केसेस आर सिमिलर। सो बेसिकली स्टूडेंट्स किसी भी जुडिशरी का किए हुए एक फ़ैसले को महफूज इसलिए किया जाता है कि मुस्तकबिल में आने वाला कोई भी इससे सिमिलर केस जब सामने आता है तो इस प्रीवियस किए हुए फ़ैसले से उसको हेल्पफुल समझते हुए क्या करते हैं, न्यू डिसीजंस और न्यू केसेस के ऊपर फ़ैसला कर दिया जाता है।